तो आइए अब समांतर क्रम संयोजन के क्या क्या लाभ है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए क्या समझना है आज हमको, समांतर क्रम संयोजन से लाभ, यानी हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आइए बात करते हैं। पहला, सभी वैद्युत युक्तियों को समान विभवांतर मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी वैद्युत युक्तियों को समान विभवांतर मिल जाता है। जैसे आप लोग घरों में देखते होंगे, कभी कभी जब लाइट कम हो जाती है, बल्ब धीरे जलने लगता है, फ़ैन धीरे चलने लगता है, फ्रिज जो होता है आपका वो ठंडा नहीं करता है पानी, तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं वोल्टेज कम हो गया है, वोल्टेज कम हो गया है, वोल्टेज डाउन हो गया है। ये वोल्टेज डाउन होने का मतलब क्या है कि जो युक्ति होती है वो किस पे निर्भर करती है। अब युक्ति क्या होती है, तो युक्ति बहुत बार बता चुके हैं। कोई भी आपका इक्विपमेंट हो सकता है, पंखा, बल्ब, ऐसे बहुत सारे आपके यंत्र हो सकते हैं, तो वो डायरेक्ट किस पे निर्भर कर रहे हैं? वोल्टेज पे। अगर वोल्टेज कम होगा तो उनकी एफिशिएंसी, दक्षता कम हो जाएगी। तो वही बात समझना हमको। देखिए अगर कोई भी यंत्र समांतर क्रम में हो, तो देखिए हमने आपको समझाने के लिए 3 बल्ब को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दोनों में दिखाया कि दोनों में हम तुलना करेंगे कि क्या अंतर आता है। ऐसे देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग पढ़े थे कि इसमें विभवांतर जो होता है वो समान होता है, सब में विभवांतर क्या होगा? समान होगा। पीछे हम लोग इसका सूत्र डिराइव किए थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है। हमने नोट करके वहीं पे आपको लिखाया था। तो देखिए इसमें क्या है, चाहे जितने भी युक्तियाँ जुड़ी हों सब में विभवांतर समान होगा। ये सारा विभवांतर समान हो गया, इसलिए सबको एक बराबर विभवांतर मिलेगा, एक बराबर वोल्टेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात करें, अगर यही श्रेणी क्रम में होता तो क्या दिक्कत आती हमारे घरों में? देखिए अगर ये श्रेणी क्रम में होता, इसके पास विभवांतर V1, इसके पास विभवांतर V2, इसके पास विभवांतर V3, यानी तीनों बल्ब के पास अलग अलग विभवांतर जा रहा है। तो अब देखिए इससे क्या हमको परेशानी आने वाली है आगे। देखिए अगर जो बल्ब स्रोत से पहले जुड़ा होगा उसके पास वोल्टेज ज़्यादा पहुँचेगा, वो बहुत तेज जलेगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा, आगे वाला जो बल्ब होगा वो और धीरे जलेगा। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तीसरे बल्ब के पास, तो यहाँ की बात करें अगर हम, तो ये वाला वोल्टेज पीछे वाले दोनों वोल्टेज से और कम हो जाएगा। यानी इन दोनों की तुलना में ये वाला बल्ब जो है बहुत धीरे जलेगा। अगर ऐसा आपके घरों में वायरिंग कर दिया जाए, अगर घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में कर दिया जाए और आपके घर में मान लीजिए 8 या 10 रूम है, तो पहले रूम की तो लाइट, बल्ब, पंखा सब कुछ बहुत अच्छे से जलेगा। लेकिन जैसे 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 हम आगे वाले रूम में बढ़ते जाएंगे, वहाँ की बल्ब धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी, धीरे होती जाएगी, पंखा धीरे चलेगा, पंखा धीरे चलेगा। वैसे अगर लास्ट रूम की बात करें तो वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने चेहरे को ही ना देख पाएँ, मतलब वहाँ पे बल्ब जले ही ना, जले भी तो बहुत धीरे जले। तो ये हम लोगों का पहला लाभ हुआ कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर होता है, कि अगर समांतर क्रम में हम वायरिंग करेंगे तो हर युक्ति को समान विभवांतर मिलेगा और श्रेणी क्रम में विभवांतर सबको अलग अलग मिलता है। यहाँ से क्या पता लगा कि हम लोगों को अपने घरों की वायरिंग श्रेणी क्रम में करना चाहिए या समांतर क्रम में? तो सबका जवाब यही होना चाहिए कि हाँ, घरों की वायरिंग जो की जाती है समांतर क्रम में की जाती है। अब आइए बात करते हैं दूसरे लाभ की। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है। तो जो समांतर क्रम होता है, इसमें जो हम जितने भी यंत्र लगाएंगे, युक्तियाँ लगाएंगे, सबका प्रतिरोध मिल करके कम हो जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिकतम हो जाता है। तो इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो अभी याद रखिए कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है। तो किसी भी विद्युत युक्ति के लिए प्रतिरोध कम होना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं तीसरे लाभ की। यदि एक युक्ति बंद या खराब हो जाती है तो पूरा परिपथ बंद नहीं होता है। आइए बात करते हैं। अब देखिए कोई युक्ति खराब या बंद हो, तो अब घरों की जो वायरिंग होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका बल्ब फैन हमेशा 24 घंटा चलता रहे। तो उसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच लगाते हैं, खटका लगाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया इस बल्ब के लिए, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया और
इस बल्ब के लिए हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया। ऐसे यहाँ पे बात करें अगर, तो पहले बल्ब के लिए यहाँ पे स्विच, दूसरे बल्ब के लिए यहाँ पे स्विच, तीसरे बल्ब के लिए यहाँ पे स्विच, यानी 3 बल्ब 3 स्विच हमने प्रयोग किया है। अब बात करें अगर श्रेणी क्रम में, पहले बात करते हैं। देखिए हमने जैसे ही यहाँ से स्विच को बंद किया तो स्विच बंद हुआ, तो ये जो परिपथ था वो क्या हो गया, खुला हो गया। अब देखिए यहाँ से धारा जो जा रही थी, विभवांतर जो जा रहा था, ऐसे तो आएगा, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इसका परिपथ ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गई, यानी विद्युत धारा आगे जाएगी ही नहीं। अगर किसी भी एक बल्ब को, मान लीजिए इसको हम ऑन कर देते हैं लेकिन आगे वाले को हम बंद कर देते हैं, आगे वाला स्विच जब बंद होगा तो क्या होगा, धारा यहाँ तक तो आएगी लेकिन इसके आगे सर्किट ब्रेक है, परिपथ अलग अलग है, तो धारा आगे जाएगी ही नहीं। यानी इसमें से किसी भी एक युक्ति को अगर हम बंद कर दें, किसी भी एक बल्ब को बंद कर दें, पूरी की पूरी परिपथ ही बंद हो जाएगी। यानी अगर आपके घर में श्रेणी क्रम में वायरिंग करके एक बल्ब को बंद किया जाएगा तो पूरे घर की ही बिजली चली जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग समांतर क्रम के बारे में। तो देखिए अगर समांतर क्रम में मान लीजिए हमने इस स्विच को बंद कर दिया तो यहाँ से धारा जाना बंद हो जाएगी, ये जो धारा जा रही थी वो नहीं जाएगी, लेकिन बाकी जो 2 परिपथ हैं उसमें धारा आपकी प्रवाहित होती रहेगी। यानी ये वाला जो बल्ब था वो तो नहीं जलेगा, ये वाला बंद हो जाएगा, बाकी दोनों बल्ब आपके चलते रहेंगे। इस तरह से अगर किसी भी एक या एक से अधिक युक्ति आपकी खराब हो जाती है तो आपके पूरे परिपथ में कोई भी बदलाव या कमी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सारी युक्तियाँ तथावत बिल्कुल एज काम करती रहेंगी। ये आपका समांतर क्रम संयोजन का तीसरा लाभ हुआ। तो इन सभी लाभों को देखते हुए ही हम लोगों के घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। तो ये सारे आपके समांतर क्रम संयोजन के लाभ हुए। अगले टॉपिक की बात करें यदि हम, तो अगला टॉपिक है आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, तो आइए इसको पहले समझते हैं। जो आपकी बुक्स में दिया है, आपकी किताब में जो दिया उसको समझते हैं पहले। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में खर्च हो जाती है, जो ताप में वृद्धि करता है, इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो अब ये चीज़ विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। तो अब ये तो आपको समझ में आया कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनको नहीं समझ में आया था, तो हम समझते हैं कि आपको भी अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा। तो आइए हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, डेली लाइफ में इसको समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कार्य करिएगा, तो आप जैसे आपको एक काम करने के लिए दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से दौड़ना चालू कीजिए और 2 किलोमीटर तक बिल्कुल लगातार दौड़ते रहिए। तो ये दौड़ना भी एक काम हो गया। दूसरा कार्य अगर बोल दिया जाए कि आपको रेत से भरी हुई 50 बोरी बालू, आपको बालू की 50 बोरी को सेकंड फ्लोर तक ले जाना है, तो आप जब शुरू में काम चालू करते हैं तो बिल्कुल सही रहते हैं, आपको ना पसीना आया होता है ना कुछ होता है। जैसे ही आप क्या करिएगा, दौड़ना चालू करेंगे, अगर आप 2 किलोमीटर तक दौड़ते हैं तो उसके बाद आपके शरीर में क्या बदलाव देखने को मिलता है कि आपका शरीर पसीने से लथपथ होता है। अब पसीना आया कैसे, तो जो पसीना होता है वो गर्मी के कारण, जैसे आपने कार्य करना चालू किया तो आपके कार्य करने के कारण आपके शरीर की जो ऊष्मा है वो खर्च हुई, आपके शरीर की जो एनर्जी है वो खर्च हुई, और वो एनर्जी खर्च हो करके आपके शरीर के अंदर हीट, ताप को बढ़ा दिया, जिसके कारण आपकी शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो पसीने के रूप में बाहर निकलती है। वैसे अगर आपको बालू की बोरी चढ़ानी हो तो जैसे जैसे आप 1 बोरी चढ़ाते हैं तो हल्का होता है, 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी, जितना ज़्यादा काम करते जाते हैं उतना आपको पसीना ज़्यादा आता है। कभी कभी इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपका पूरा कपड़ा भी पसीने से भीग जाता है। तो आप जितना ज़्यादा काम करिएगा उतना ज़्यादा आपकी ऊष्मा खर्च होगी, यानी एनर्जी खर्च होगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च हुआ, जितना ज़्यादा आपका ऊष्मा खर्च हुआ, उतना ही अधिक ताप में वृद्धि होगी, उतना ही ज़्यादा आपको पसीना आएगा। तो बस सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी होता है। अब जब जैसे बात करें हम
मान लेते हैं ये आपका विद्युत धारावाही चालक है, यानी एक तार है और इसमें आपको क्या चीज़ प्रवाहित कराना है, विद्युत धारा। अब विद्युत ऊर्जा होता क्या, विद्युत धारा। तो जैसे मान लीजिए इसमें विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब आवेश प्रवाह होगा, जब आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश का प्रवाह कैसे होता है, तो विभव वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी भी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता था, यानी आपको कार्य करना होगा। इस आवेश के प्रवाह के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। अब ये कार्य जितना ज़्यादा अधिक होगा तो क्या करना पड़ा, हमको कार्य करना पड़ा। अब ये कार्य जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी। ये कार्य ऊष्मा के बिल्कुल समानुपाती होगा, जितना ज़्यादा कार्य करना उतना ज़्यादा आपकी ऊष्मा खर्च होगी। और जितना ज़्यादा आप ऊष्मा खर्च करिएगा, जितना ज़्यादा आप ऊष्मा खर्च करिएगा उतना ही आपके शरीर में ताप की वृद्धि होगी, टेम्परेचर की वृद्धि होगी। यानी बोल सकते हैं हम ये कार्य जो है ऊष्मा, जितना हम खर्च किए उतना कार्य किए और जितना ऊष्मा खर्च करेंगे उतना ही हम ताप में वृद्धि देखने को पाते हैं। तो वैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आवेश प्रवाह के लिए कार्य करना पड़ा। अब जब ये कार्य किया जाता है तो इसमें विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा जो होता है वो खर्च होता है। अब विद्युत ऊष्मा का ऊर्जा क्या, यानी इसमें तब तक आवेश प्रवाहित नहीं होगा जब तक कि हम लोग इसको बैटरी से ना जोड़ें। तो ये क्या होता है, आपका ऊर्जा स्रोत होता है। यहाँ से इसको ऊर्जा मिला, ऊर्जा जैसे ही मिला आपका तो इसमें आवेश प्रवाह होने लगा, जिसके कारण इसमें कार्य हो रहा है। तो वो कार्य ही सीधा आपके तापमान में वृद्धि करता है। जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित करने के लिए कार्य करना होगा उतना ही ज़्यादा इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो आइए बात करते हैं V बराबर W/Q से तापीय ऊर्जा H के लिए सूत्र। अब जैसे हम ये जो तापीय ऊर्जा होगा इसको किससे दर्शाएंगे, H से, हीट से, ठीक है। जैसे हम लोगों ने विभव वाले में पढ़ा था, हमने ये सूत्र प्राप्त किया था कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो उसी सूत्र से हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें W बराबर V/Q, W बराबर क्या हो गया आपका V/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखिए जो W कार्य है, कार्य ही उत्पन्न ताप के समतुल्य होगा। यानी ये जो W कार्य है उत्पन्न ताप, अब ताप को किससे दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं H, उत्पन्न ताप H के समतुल्य यानी बराबर होगा। तो हम इस W बराबर अब क्या रखेंगे, H रखेंगे। इस W की जगह पे हमने H रखा तो H बराबर Q इंटू V आपका सूत्र प्राप्त होता है। तो ये आपका तापीय ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आप तापीय ऊर्जा क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है वो समझ सकते हैं। तो एक बार इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं। तो बात करते हैं जूल के तापन नियम के बारे में। तो देखिए जूल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तापन के लिए कुछ नियम दिया था, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं जूल, इस नियम के अनुसार यदि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान निम्न बातों पर निर्भर करेगा। अब कौन कौन सी बातों पर निर्भर करेगा वो बात करते हैं। इन्होंने पहला बताया दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी जो ऊष्मा है, जो H ऊष्मा उत्पन्न होगी इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग, यानी इसका वर्ग विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये हो गया आपका पहला फैक्टर, जो विद्युत धारा के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा पे ऊष्मा निर्भर कर रहा है। दूसरा क्या बोलते हैं ये
कि दी गई धारा के लिए प्रतिरोध R के समानुपाती होती है। जैसे बात करें, आइए थोड़ा सा इसको हम परिपथ में समझते हैं सर्किट से। जैसे मान लीजिए एक परिपथ है, R ओम प्रतिरोध इसमें लगा हुआ है। जब यहाँ से विद्युत धारा आई जाती है तो इसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जो ये ऊष्मा है, जो ये हीट है उत्पन्न होगी, तो सबसे पहले विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इस विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है कि इस धारा के लिए, अब ये धारा जब जाएगी तो कहाँ से होकर के गुजरेगी? R ओम प्रतिरोध से। ऐसे ही ये विद्युत धारा आगे जाएगी। बोल रहा है इस विद्युत धारा के लिए, यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है, दी गई धारा के लिए प्रतिरोध R के समानुपाती होता है। यानी जो दूसरा बात आया यहाँ पे, H समानुपाती R, यानी प्रतिरोध के समानुपाती होगा। फिर तीसरा बात इन्होंने क्या बताया कि समय t के समानुपाती होता है। अब समय कितने देर तक हमने इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया, यानी इस प्रतिरोध में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है। तो हमने मान लिया t समय तक प्रवाहित हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि जो समय है उसके समानुपाती आपका उत्पन्न ताप होता है। यानी ये जो उत्पन्न ताप है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो विद्युत धारा I, प्रतिरोध R, समय t, इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। अब बात करें अगर हम समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से बात करें तो तीनों को सम्मिलित रूप में लिखें अगर हम, तो H समानुपाती I स्क्वायर R T होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं H बराबर कि I स्क्वायर R T। ये के जो था आपका समानुपातिक नियतांक होता है जिसका मान लगभग 1 हमेशा माना जाता है। इसके का मान हमेशा 1 माना जाता है, जिसके कारण आपका जो मेन फार्मूला मिलता है ताप का H बराबर I स्क्वायर R T। ये आपका मेन फार्मूला हुआ H बराबर I स्क्वायर R T। और ऊष्मा का मात्रक जो होता है उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऊष्मा को प्रभावित करती हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक उपयोग क्या क्या होता है। यदि जूल के तापन नियम को हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को लेकर के समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए आपके घरों में बहुत सारे ताप उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज होते होंगे, विद्युत यंत्र यूज हुए होंगे। तो आइए पहला यूज हम देखते हैं। जैसे ही बात करें अगर हम लोग विद्युत हीटर, विद्युत हीटर की बात करें। अब विद्युत हीटर क्या होता है? ऊष्मा, ताप उत्पन्न करता है ना, गर्मी देता है। तो अब देखिए इसमें ये कैसे होता है, ये गर्मी कैसे बढ़ाता है, ताप को कैसे बढ़ाता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए जो आपकी हीटर होते हैं उनमें कुछ ऐसी संरचना होती है, तो उसको हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हीटर होता है इस रूप में होता है। ये हीटर की स्प्रिंग को हमने दर्शाया है। जो हीटर का वायर होता है वो स्प्रिंग फॉर्म में होता है और यहाँ से वायर आपका बोर्ड में कनेक्ट होता है और ये आपका स्विच होता है। तो जब यहाँ से विद्युत धारा आएगी और उसके बाद जो मेन आपका खेला होता है कहाँ पे, इधर सबसे बड़ा रोल इस स्प्रिंग का होता है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो आपका हीटर का स्प्रिंग फॉर्म में वायर होता है वो बिल्कुल सीधा क्यों नहीं होता? सीधा हो जाना चाहिए, सीधा क्यों नहीं होता? आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए हम लोग
किस किस चीज़ पे विद्युत धारा के कारण ताप जो उत्पन्न होता है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, प्रतिरोध R के समानुपाती होगा और टाइम T के समानुपाती होगा। अगर बात करें हम यहाँ से, ये तो देखिए जैसे विद्युत धारा आएगी यानी जितना ज़्यादा विद्युत धारा होगी उतना ही ज़्यादा आपका हीट होगा। तो पहला तो यहाँ से आपको हीट ज़्यादा मिलने का कारण पता चला कि इसमें जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज़्यादा आपका हीटर गर्म होगा। इसी वजह से आप देखते होंगे जो हीटर का बोर्ड होता है वो 5 एम्पियर यूज किया जाता है, चीनी मिट्टी वाला यूज किया जाता है। अगर नॉर्मल बोर्ड यूज करते हैं तो वो जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो परिपथ से बहुत ज़्यादा धारा लेता है, बहुत ज़्यादा करंट लेता है, जिसके कारण जहाँ हीट उत्पन्न होता है तो ये जो बोर्ड होता है वो पिघल जाता है। तो जनरली आप लोग देखते होंगे हीटर का जो भी बोर्ड होता है वो सिंगल और 5 एम्पियर चीनी मिट्टी वाला होता है, यानी थोड़ा सा हैवी यूज किया जाता है। नॉर्मल जो आपके घरों में स्विच सॉकेट सारे यूज किए जाते हैं उससे हैवी यहाँ पे प्लग स्विच और बोर्ड का यूज किया जाता है। अब दूसरी बात करें अगर हम लोग इसके प्रतिरोध की, तो थोड़ा सा हम आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। कैसे देखिए, हम बात करते हैं जो प्रतिरोध, क्या बोला हमने, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो भी हीट का मान बढ़ जाएगा। तो अब प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा? तो देखिए प्रतिरोध हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। यदि उसकी लंबाई को हम बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरी बात उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई पे निर्भर करता है। अगर मोटाई बढ़ेगी तो उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। तो हम मोटाई को और पतला कर दें यानी जो पतला तार यूज करेंगे जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अब देखिए इसी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जैसे हम अगर बात करें, ये एक वायर है, हमने एक वायर ले रखा है। जैसे मानिए हम यहाँ से इसको यहाँ तक ले आए तो इस वायर की लंबाई ये है, ये बिल्कुल सीधा है तो इतना ज़्यादा लंबा है। तो अब मान लीजिए ये दूरी हमको भरनी है, लेकिन अब बिल्कुल सीधे वायर से नहीं, हमको क्या करना हो, स्प्रिंग फॉर्म में, स्प्रिंग के रूप में हम इस तार को यहाँ तक ले जाएं तो क्या ये तार यहाँ तक पहुँच पाएगा? तो आइए देखते हैं। जैसे हम इसको क्या करते हैं, स्प्रिंग में बदल देते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्प्रिंग रूप में हम इसको बदल रहे हैं। देखिए तो ये क्या हुआ, आपका स्प्रिंग के फॉर्म में चेंज हो गया, ये आपका स्प्रिंग फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए आपका तार वही है ना, यही तार यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को कवर कर ले रहा था, लेकिन अब वही तार है लेकिन सिर्फ इतना ही दूरी ये कवर किया। तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। अगर इस वायर को हम ऐसे लगाएं, ये जो वायर है आपका ऐसे लगेगा तो जो स्प्रिंग बना आपका सिर्फ यहीं तक आता है, लेकिन ऐसे ही स्प्रिंग के रूप में ऐसे ये पूरा आपका लगा होता है। यानी अगर इस स्प्रिंग को खींचे हम लोग तो 1-1.5 किलोमीटर लंबा तक जा सकता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इस स्प्रिंग की जो लंबाई है उसको हमने बढ़ा दिया, और जो स्प्रिंग लगा होता है वो बहुत पतला भी होता है। पतला होने के कारण उसका प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए ये जो प्रतिरोध था किन 2 बातों पर निर्भर कर रहा था। यहाँ से अगर बात करें हम, ये जो प्रतिरोध था किन बातों पर निर्भर किया, 2 बातों पर निर्भर किया। पहला चालक की लंबाई और दूसरा चालक की मोटाई। तो हमने क्या किया, लंबाई को बढ़ा दिया जिसके कारण हीट बढ़ गई, और इसके हमने मोटाई को कम कर दिया जिसके कारण हीट बढ़ गई, क्योंकि लंबाई समानुपाती होता है प्रतिरोध के और क्षेत्रफल समानुपाती होता है प्रतिरोध के, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ा। प्रतिरोध बढ़ने के कारण आपकी उष्मा हीट का मान बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपका जूल के तापन नियम से देखने को मिलता है। तो आइए हम थोड़ा सा आपको एक नोट देते हैं, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए क्या नोट लिख रहे हैं हम, नोट हम लिख रहे हैं, अगर बात करें हम किसी भी चालक में उत्पन्न ताप की, तो ताप कैसे बढ़ेगा। जैसे बात करते हैं हम लोग, अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाए, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, हीट बढ़ेगा। दूसरा बात करें, अगर चालक तार का विद्युत धारा बढ़ता है तो इसका ताप बढ़ जाएगा, और
अब हम कितने समय तक उसमें धारा को प्रवाहित करा रहे हैं, हम हीटर कितने देर तक यूज कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। उससे हमारा ताप का मान बढ़ता जाता है, यानी जितना ज़्यादा हम समय तक धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ताप बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का यूज करके हम बहुत सारे कार्य को पूरा करते हैं। ये आपका जूल का तापन नियम हुआ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक उपयोग क्या क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। अब व्यवहारिक उपयोग क्या होता है? व्यवहारिक का मतलब हम जो हमेशा देखने को हमारे जीवन में मिल जाए, यानी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं उसी को हम बोलते हैं व्यवहारिक। यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का व्यवहारिक उपयोग क्या क्या है? तो देखिए, पहला है आपका विद्युत इस्त्री यानी आयरन। हाँ, वही आयरन जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं उसको बोलते हैं विद्युत इस्त्री। फिर दूसरा है विद्युत टोस्टर। विद्युत टोस्टर क्या होता है? जिसमें टोस्ट बनाया जाता है, चाय में डुबाकर खाने वाला टोस्ट बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं विद्युत टोस्टर। विद्युत तंदूर, वही तंदूर जो शादी में फंक्शन में रोटी जो बनती है, बेकिंग सोडा वाली रोटी जो बनती है, उसी चूल्हे को हम लोग तंदूर बोलते हैं। तो जो चूल्हा फंक्शन वगैरह में यूज होता है उसमें कोयला का यूज करते हैं, तो वो कोयला तंदूर हो गया। और ऐसे ही चूल्हे जिसमें बिजली के द्वारा रोटी बनाया जाए उसी को हम बोलते हैं विद्युत तंदूर, इलेक्ट्रिक तंदूर। फिर विद्युत केतली, विद्युत केतली जिसमें चाय गर्म किया जाता है, पानी गर्म किया जाता है। वैसे ही आजकल बिजली से गर्म करने वाली पानी या चाय बनाने वाली केतली आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं और आप लोग देखे भी होंगे। फिर विद्युत हीटर, ये आम बात है, सब कोई देखता है। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर क्या होता है बहुत से लोग न जानते हो। देखिए, हेयर ड्रायर जो होता है बाल को सुखाने वाला एक बंदूक होता है। हाँ, बंदूक जैसा ही उसकी संरचना होती है, इसलिए हम उसको बंदूक बोल रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए लड़की नहा कर आती है तो बाल भीगा होता है, तो क्या करते हैं, बाल को ऊपर नीचे करते हैं, पानी झड़ जाता है और बाल सूख जाता है। लड़कियां, महिलाएं जो होती हैं जब नहा कर आती हैं तो उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से वो ऐसे करके नहीं सुखा पाती हैं, तो वो बाल को आगे करके गाँव की जो औरतें और महिलाएँ होती हैं कपड़े से उसको साफ करती हैं, तो वो बाल सूख जाता है। लेकिन जो आजकल मॉडर्न एरा में देखने को मिल रहा है, आधुनिक युग में जो आजकल की औरतें और महिलाएं हैं वो बाल को सुखाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहती हैं। वो क्या करती हैं, हेयर ड्रायर मिलता है जो एक हवा देने वाला यंत्र होता है, उसके अंदर, हाँ, ये थोड़ा सा इसका हम आपको संरचना बताते हैं। ये ऐसे होगा, यहाँ पे आपका एक स्विच होगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे हीट उत्पन्न करने वाले आपको सिस्टम मिलते हैं, यहाँ से आपका हीट उत्पन्न होता है और यहाँ पे एक आपका फैन लगा होता है जो हवा को बाहर की ओर फेंकता है। यहाँ से गर्मी प्रवाहित हुआ, गर्मी क्रिएट हुआ और यहाँ से ये गर्म हवा को बाहर फेंकता है। और यहाँ पे बात कर ले हम, एक महिला है जो अपने बाल को आगे करके सुखा रही है। ये हो गया हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। फिर फ्यूज, जो हमारे घरों में फ्यूज लगा होता है, एक वायर पतला सा होता है, उसको हम फ्यूज बोलते हैं। वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर होता है। विद्युत शक्ति क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, शक्ति क्या होता है ये हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने भी लिखा है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब कार्य करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा किस प्रकार की है, जिस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करेंगे उस ऊर्जा की शक्ति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम किसी सामान को अपने हाथों से उठा रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, अपने हाथों से कार्य कर रहे हैं, ये हमारी शारीरिक शक्ति है, फिजिकल पावर है। अगर मान लीजिए वही काम हम बिजली से करेंगे, विद्युत से करेंगे, तो वो विद्युत शक्ति हो जाएगी। तो यही विद्युत शक्ति होता है आपका। विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, जिसको हम लोग P से दर्शाएंगे। तो इसको P से दर्शाया जाता है। तो देखिए, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर। शक्ति को किससे दर्शाया जाता है, शक्ति को
P से और पीछे हम लोगों ने कार्य पढ़ा था और ये आपका समय हो गया। हम जानते हैं पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विद्युत कार्य किया जाता है, विद्युत द्वारा कार्य किया जाता है, तो W बराबर Q इंटू V, W बराबर Q इंटू V होता है। पीछे हम लोगों ने ये सूत्र प्राप्त किया। अब ये कैसे प्राप्त किया एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। V बराबर W अपॉन Q से, W बराबर Q इंटू V होता है। तो इस W का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 से बात करें अगर हम, तो P बराबर Q इंटू V बटा में T। अब देखिए यहाँ पे P बराबर, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, आपको पीछे की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगे। तो Q बटा T, Q बटा T क्या होता है? Q बटा T आपकी विद्युत धारा होती है। तो इस Q बटा T के जगह पे हम लोग I इंटू V रख सकते हैं। तो ये आपका सूत्र प्राप्त हुआ किसका? शक्ति का। P इक्वल टू आई बी या P इक्वल टू, इसको हम VI लिख सकते हैं। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ये हमने विद्युत शक्ति का सूत्र प्राप्त कर लिया। आगे बात करते हैं। तो हमने शक्ति का सूत्र क्या प्राप्त किया? P इक्वल टू VI। अब बात करते हैं, V बराबर I इंटू R होता है, V बराबर I इंटू R होता है। इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से बात करें तो इस V का मान हम यहाँ पे रख दें अगर, तो P बराबर V की जगह पे I इंटू R और आपका आगे I है, तो P बराबर I स्क्वायर R प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका शक्ति का तीसरा फार्मूला प्राप्त हुआ। अब देखिए हमको पता है I बराबर V बटा R होता है। तो फिर समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से बात करें, समीकरण 2 से बात करेंगे तो I के जगह पे V बटा R रखने पर, तो P बराबर V इंटू I की जगह पे हम लोग क्या रख दें? V बटा R। तो I की जगह पे हमने क्या किया? इस I की जगह पे V बटा R रख दिया। तो P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये आपका शक्ति का चौथा सूत्र प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमने शक्ति के कुल कितने सूत्र प्राप्त किए? कुल 4 सूत्र प्राप्त किए। टोटल आपके पास 4 सूत्र मिले। तो इन चारों सूत्रों को हम एक जगह रख लेते हैं। P बराबर पहला क्या मिला था? W बटा T। दूसरा क्या मिला था? V इंटू I। तीसरा क्या मिला था? I स्क्वायर R। और चौथा क्या मिला था? V स्क्वायर बटा में R। ये आपकी शक्ति की कुल फार्मूले एक जगह पे इकट्ठे हो गए। तो इन सूत्रों का यूज आपके न्यूमेरिकल में बहुत अधिक होगा और इनका मात्रक जो होता है वाट होता है। ये हमने शक्ति के सारे सूत्र को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। हमने शक्ति का ये सारा सूत्र प्राप्त किया था। तो आइए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों समीकरण से चले, P बराबर W बटा T से, P बराबर W बटा T से चले अगर हम, तो W बराबर P इंटू T हो जाएगा। और विद्युत चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हम जितना कार्य करते हैं वो उसकी उत्पन्न ताप के बराबर हो जाता है। यानी ये जो W है ये उत्पन्न ताप H होगा। W जो है परिपथ में उत्पन्न ताप
h होगा तो हम इस W की जगह पे h रख सकते हैं, हाँ जाहिर सी बात है रख सकते हैं। तो W की जगह पे हमने क्या रख दिया, h बराबर P इंटू टी। चलिए h बराबर क्या हो गया आपका P इंटू टी। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में इस p की वैल्यू, p का मान पहले भी आई रखेंगे, फिर आई स्क्वायर आर रखेंगे, फिर भी स्क्वायर बाई आर रखते हैं। तो p बराबर भी आई से, तो h बराबर क्या हो जाएगा, p की जगह पे हमने क्या रखा भी आई और ये आपका t। तो ये एक सूत्र आपका प्राप्त हुआ आपको p बराबर भी आई टी। अब p बराबर आई स्क्वायर आर से बात करें तो ये आपका सूत्र नंबर 2 है। p बराबर आई स्क्वायर आर से बात करें अगर तो h बराबर, अब देखिए p की जगह पे हम क्या रख दें आई स्क्वायर आर, इस p की जगह पे हमने रख दिया आई स्क्वायर आर और साथ में t का मल्टीप्लाई, तो ये आपका हीट का, ताप का तीसरा सूत्र प्राप्त कर लिया। अब बात करें अगर P बराबर भी स्क्वायर बटा आर से, तो P बराबर H बराबर P की जगह पे हम क्या रख दें भी स्क्वायर बटा आर। P बराबर भी स्क्वायर आर रखने पर आपका जो ताप का सूत्र मिलेगा भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। तो ये आपकी ताप का चौथा सूत्र प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो H की कुल कितने फार्मूले मिले, तो H का पहला फार्मूला आपका P इंटू टी, दूसरा फार्मूला P इंटू आई इंटू टी, तीसरा फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और चौथा फार्मूला भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। तो ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिसको आप लोग बिल्कुल याद करके रखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसका मात्रक भी आपका चुनोगा। तो ये आपकी ऊष्मा के सारे सूत्र हो गए। विद्युत शक्ति का हमने सारा सूत्र देख लिया, अब उसका मात्रक वाट होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, विद्युत शक्ति या ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में या सामान्य भाषा में एक यूनिट कहते हैं। यानी एक यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा ही होता है। देखिए एक यूनिट हम कब बोलेंगे, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हमने, जब 1 वाट शक्ति, जब 1 वाट शक्ति 1 घंटे तक खर्च होता है तो उपभोक्त यानी प्रयोग किया गया ऊर्जा कितना होगा, 1 यूनिट। देखिए ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होगा आपका, ऊर्जा को E से दिखाएंगे हम लोग और कितना शक्ति हम कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं उसी का गुणनफल जो होता है ऊर्जा होता है। यानी अगर हम जितना शक्ति जितने समय के लिए प्रयोग किए वही क्या होगा, उपयुक्त ऊर्जा होगी आपकी। तो देखिए बात करते हैं हम लोग ऊर्जा P इंटू टी, किलोवाट यूनिट। क्या बोल रहे हैं, जब 1 वाट शक्ति का उपयोग, यानी इस P का मान कितना 1 वाट हो जाए और समय कितना 1 घंटा, ये जो टाइम है आपका ये 1 घंटा हो जाए तो उपयुक्त ऊर्जा जो है वो 1 यूनिट कहलाता है। तो इन दोनों का मान अगर हम यहाँ पे रख दें, E बराबर 1 गुणे 1 क्या प्राप्त हुआ 1, और ये किलोवाट घंटा या यूनिट कहलाता है। इसी किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी बोलते हैं। यानी जब 1 वाट शक्ति 1 घंटे तक प्रयोग किया जाता है तो उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग एक न्यूमेरिकल के सहायता से समझते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, 400 वाट रेटिंग का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका
फ्रिज है, तो अब देखिए ये आपका फ्रिज है। तो अब अगर बात करें इसकी रेटिंग कितनी है 400 वाट और रोज़ाना चल कितना रहा है 3 घंटा, डेली प्रतिदिन 3 घंटा चलता है। तो बोल रहा है कि 400 वाट इसका रेटिंग दिया और जो रोज़ प्रयोग में आ रहा है वो 8 घंटा है। हमने गलती से 3 घंटा लिख दिया था, तो 8 घंटे रोज़ चल रहा है। फिर बोल रहा है 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, यानी ये जो प्रति किलोवाट घंटा है इसी को तो हमने क्या बोला था यूनिट, यानी 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने का जो खर्च होगा वो कितना होगा, बात करते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले हम लोग जो आपका राशि दे रखा है उसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या चीज़ दिया है, P दिया है आपका 400 वाट, टाइम दिया है 8 घंटे, तो 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए क्या हो जाएगा, हम डेली 30 दिन तक 8 घंटे अगर प्रयोग करेंगे तो 240 घंटा हो जाएगा। इसमें हम गुणा कर दें तो टाइम जो होगा आपका 8 गुणे 30 यानी 240 घंटा हो गया। ये वाट हो गया, ये घंटा हो गया। अब हम ऊर्जा निकालते हैं, तो ऊर्जा बराबर E बराबर P इंटू टी से। तो E बराबर क्या आपका मान आ जाएगा, P का मान 400 और T का मान 240। इसका गुणा करते हैं तो 24 चौके 96 और 3 0, ये क्या है आपका वाट घंटा आया। लेकिन एक यूनिट किसको बोलते हैं हम लोग, किलोवाट घंटा, यानी इस ऊर्जा को हम लोग अब किलोवाट में बदलेंगे। तो आगे बात करते हैं, E बराबर 96,000 बटा 1000 की, तो ये हमारा किलोवाट घंटा में बदल गया, जिसको हम लोग आम भाषा में यूनिट बोला था। तो 3 0 से 3 0 कट गया, आपका जो ऊर्जा खर्च हुआ वो कितना हुआ 96 यूनिट, या फिर इसी को किलोवाट घंटा बोल सकते। ये हमने जितना बिजली खर्च किया था उसका यूनिट निकाल लिया, लेकिन आपसे सिर्फ बिजली का यूनिट ही नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, खर्च पूछा है। अब बात करें अगर हम लोग खर्च की, तो खर्च बराबर प्रतिदिन या प्रति यूनिट खर्च, प्रति यूनिट खर्च इनटू कुल यूनिट, यानी एक यूनिट का खर्च कितना है, एक यूनिट का खर्च इसने 3 रुपये दे रखा है और हमने कुल कितना यूनिट खर्च किया है 96। तो गुणा कर लीजिए 3 6 18 3 27 1 28 288 रुपये कुल खर्च जो है आपका, जो आपका बिजली का बिल आएगा वो 288 रुपये आएगा। मीटर बिल वाला आएगा, आपके मीटर से खट 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 करके 288 रुपये का बिल निकाल देगा और आपको 288 रुपये ले जा करके जमा करने होंगे। अब वो आप ऑनलाइन जमा करिए या कैश जमा करिए, इस तरीके से आप अपने घर के बिजली का बिल भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम आपको समझाए हैं सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट करके आप नीचे बता सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक में हमको कन्फ्यूजन है, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन लगता हो तो उस टॉपिक को आप लोग कमेंट में करिएगा, कमेंट में हमको बताइएगा, तो हम उस स्पेसिफिक टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने पढ़ने वाले सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिए। तो आज हम लोगों का विद्युत चैप्टर कंप्लीट होता है।